आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एक सीरीज बना रहे हैं हम। तो इसमें कंपनी लॉ, उसके बाद में बैंकिंग लॉ, और उसके बाद समय बचता है तो कौन सा तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। आप साथ के साथ इनको याद करेंगे, पेन और रजिस्टर लेकर जैसे शुरू होता है उसी टाइम याद करना है, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 से 3 बार करवाऊंगा और स्थिति ये होनी चाहिए कि आप यहीं पे याद करें और बाद में इसको बंद करके और फिर क्वेश्चन का आंसर खुद लिखें। एग्जाम में जब हम जाते हैं तो आपकी लिखने की हैबिट होनी चाहिए। अभी आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आप पेन चलाने बैठते हैं, ब्रेन जवाब दे देता है और फिर आप कुछ भी लिखने लग जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि लिखा क्या है। तो साथ के साथ तैयारी करनी है, समय बहुत कम है और YouTube पे जितने भी लोग हैं आप इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। अगर ये सब्सक्रिप्शन अच्छा होता है तो हम 27-28 जैसे जैसे एग्जाम चलेंगे तो YouTube पर लाइव क्लासेज भी ले लेंगे, ताकि पूरी बुक जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है या हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके और प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तो मैक्सिमम शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है जो जनरली आता है कि कंपनी का अविच्छिन्न उत्तराधिकार, कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं, स्थायी अस्तित्व से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो देखो, स्थायी अस्तित्व, अब मान लो आपको याद नहीं है, स्थायी अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी किसी सदस्य की मृत्यु से समाप्त नहीं होती है। स्थायी मतलब बनी रहेगी, अस्तित्व मतलब अस्तित्व में जिंदा। अब इसमें लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कंपनी किसी सदस्य की मृत्यु से, दिवालिया होने से या पागल होने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम के विधान द्वारा होती है, तो कंपनी का समापन भी कंपनी विधान द्वारा होता है। ज्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 3 लाइन पे गौर करें, अभी याद करना आपको। सबसे पहली लाइन, कंपनी किसी भी सदस्य या सदस्यों से प्रभावित नहीं होती है। कंपनी का कोई सदस्य, कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए कोई सदस्य, तो कंपनी की मृत्यु नहीं होती। समझ गए? किसी सदस्य की मृत्यु से, दिवालिया होने से, पागल होने से कंपनी की मृत्यु नहीं होती। कंपनी के अस्तित्व पर फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की स्थापना कंपनी विधान के अंतर्गत होती है, तो कंपनी का समापन भी कंपनी विधान के द्वारा होगा। मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां, स्थापना किसके द्वारा, विधान के द्वारा, तो समापन भी विधान के द्वारा। मतलब कंपनी का अस्तित्व स्थायी रहता है। मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, इतना ही लिखना है, 2 नंबर में ज्यादा नहीं लिखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय कंपनी। निष्क्रिय कंपनी देखो, अब यहां इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग। निष्क्रिय कंपनी आप बिल्कुल भूल गए, आपको कुछ नहीं आता है, एग्जाम में वैसे ही कुछ नहीं आता है। तो ऐसी कंपनी जो क्रिया नहीं कर रही है, निष्क्रिय है। स्लीपिंग, सो गई। अब कितने टाइम से सो गई, 2 साल से सो गई, बस बन गया आंसर। ऐसी कंपनी जिसने कंपनी विधान में रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, कंपनी है मतलब रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन 2 साल से उसने कोई भी महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा नहीं किया, सो रही है। 2 वर्ष से जिसने कोई क्रिया नहीं की, कोई महत्वपूर्ण सौदा नहीं किया, वो निष्क्रिय कंपनी है। क्या लिखोगे? ऐसी कंपनी जिसने 2 वर्ष से कोई महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा नहीं किया, अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए, वो निष्क्रिय कंपनी कहलाती है। छोटा सा लिखना है, याद हो गया क्या?
क्या लिखोगे? ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 वर्ष से कोई महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा नहीं किया, लेखांकन नहीं किया, अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए, वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए। याद रह जाएगा क्या? हो गया याद? निष्क्रिय, एक ऐसी कंपनी जो पिछले 2 साल से क्रिया नहीं कर रही है, भूल जाओ तो। एक ऐसी कंपनी जो पिछले 2 साल से क्रिया नहीं कर रही है, क्या कहलाएगी? निष्क्रिय कंपनी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अधिकार के बाहर सिद्धांत, याद हो गया ना? अधिकार के बाहर, इसके नाम से ही बना दो आप तो। अधिकार के बाहर कौन से सिद्धांत? अधिकार के बाहर का सिद्धांत, यही अर्थ है अपने आप में। ऐसे कार्य जो कंपनी के अधिकार के बाहर आते हैं, अर्थात उसके पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों के बाहर है, उन्हें हम कहते हैं अधिकार के बाहर का सिद्धांत। समझ गए? ऐसे कार्य जो कंपनी के अधिकार के बाहर हैं, ऐसे कार्य जो कंपनी के अधिकार के बाहर है, उसे हम अधिकार के बाहर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है? अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए नहीं है। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के बाहर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अधिकार के बाहर का सिद्धांत। ठीक है? एक कंपनी में अधिकतम कितने संचालक होते हैं? तो आप लिखना 15। एक कंपनी में अधिकतम कितने संचालक होते हैं? तो आप यूं याद रख लें, एक कंपनी में अधिकतम 15 संचालक होते हैं। याद रह जाएगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी प्रमाणिक धर्मार्थ कोष में कितना चंदा दे सकती है? तो औसत शुद्ध लाभ का 5% चंदा पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 5%। इसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं? किससे परमिशन लेकर बढ़ा सकते हैं? किससे? साधारण सभा की अनुमति से। मतलब ये कह रहा है 5% से अधिक करना हो तो आपको जनरल मीटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब ज्यादा करने के लिए जनरल मीटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ गए क्या? वापस देखो, चंदा कितना दे सकती है कंपनी? एक कंपनी पिछले 3 वर्ष के एवरेज प्रॉफिट का 5%। अगर ज्यादा देना है तो आप पहले जनरल मीटिंग में परमिशन लें, परमिशन लेकर आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है? किन दशाओं में कंपनी में कुप्रबंध माना जाता है? किन दशाओं में कंपनी में क्या माना जाता है? कुप्रबंध। कुप्रबंध का मतलब क्या होता है? मिसमैनेजमेंट। क्या होता है? मिसमैनेजमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि हमने जो परिवर्तन किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या हमारी योजना में, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या माना जाएगा? कुप्रबंध माना जाएगा। लिखोगे क्या? कुप्रबंध से तात्पर्य वर्तमान में किए गए परिवर्तनों का परिणाम अच्छा नहीं आना है। अब कहां परिणाम अच्छा नहीं आना है? योजना सही नहीं बनाना, योजना बनाई है वो सही नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई चेंज किया है और वो सही नहीं है, तो इसे माना जाएगा कंपनी का
कुप्रबंध, मिसमैनेजमेंट माना जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है सभा की कार्यावली क्या है, सभा की एजेंडा क्या है, व्हाट इज एजेंडा। एजेंडा मतलब मीटिंग में जो भी कार्य हुए हैं उनको नोट करना, एजेंडा। कहते नहीं किस एजेंडा पर काम कर रहे हो। मीटिंग में जो भी सभा है उसमें किस किस तरह के कार्यों पर चर्चा होगी। कहते नहीं इसका एजेंडा क्या है। जो मीटिंग होती है, मीटिंग में किस किस कार्यों पर चर्चा की जाएगी, वो आपके क्या कहलाता है, एजेंडा या कार्यावली कहलाता है। छोटे से छोटा लिखना है। ठीक है, फिर है कि असामान्य साधारण सभा क्या है। असामान्य साधारण सभा क्या है, तो ध्यान रखना कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। क्या होती है, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जितनी भी मीटिंग है वो सब असाधारण क्या माना जाएगा, असाधारण, असामान्य साधारण सभा है ना। देखो साल में एक बार होती है एजीएम, साल में एक बार क्या होती है, एजीएम होती है, और एजीएम के अलावा बाकी जो भी बचती है वो ईजीएम। अरे एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये वार्षिक साधारण सभा। वार्षिक मतलब साल में एक बार, और साल में एक बार के अलावा जितनी भी हुई वो क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम कहलाएगी। क्लियर है। और आगे है कंपनी के समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने का हक कौन कौन व्यक्ति रखते हैं। मतलब कौन कौन व्यक्ति है जो कंपनी के डिसॉल्व करने के लिए याचिका जानते हो, मतलब याचिका को हम कहेंगे पेटिशन, इंग्लिश में पेटिशन, मतलब कोर्ट में जैसे पेटिशन, याचिका मतलब अपना लेटर लिखने का अधिकार है। तो सबसे पहले खुद कंपनी, शेयर होल्डर, कंबाइन में, रजिस्ट्रार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। देखो कौन कौन पेटिशन कर सकते हैं, तो स्वयं कंपनी, दूसरे अंशधारी, संयुक्त मतलब सारे मिलकर। ठीक है, खुद कर सकते हैं, अंशधारी कर सकते हैं, संयुक्त हो गया। फिर आपके रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट व्यक्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये कंपनी के समापन की पिटीशन दर्ज करवा सकते हैं, याचिका कर सकते हैं। कौन कौन है, खुद, अंशधारी, संयुक्त, रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई नामित व्यक्ति, अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद कंपनी का अर्थ पूछा जा सकता है। कंपनी का अर्थ आप कैसे याद करेंगे, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, वह अपनी सील के साथ काम करती है। ये मैंने शॉर्ट में मेन पॉइंट लिखे हैं। अगर विशेषताएं पूछे तो आप विशेषता में भी लिख सकते हैं इससे। कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम का मतलब क्या हुआ, कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक
वैधानिक अस्तित्व होता है, वह अविच्छिन्न उत्तराधिकार, मतलब किसी सदस्य की मृत्यु से वो खत्म नहीं होती, ठीक है, और ये अपनी सील के साथ काम करती है। तो ये 4 पॉइंट से याद रख लें। पहली लाइन क्या लिखेंगे? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सक्सेशन कौन सा? परपेचुअल सक्सेशन, और ये अपने सील के साथ काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। तो देखो, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने? 7, और अधिकतम नंबर ऑफ शेयर तक कोई सीमा नहीं। अंशों की संख्या तक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं, और अधिकतम कोई सीमा नहीं। ध्यान रखना, डायरेक्टर अधिकतम 15 होते हैं। ये भी साथ ही याद रख लो कि कंपनी में 7 कम से कम सदस्य होते हैं, मैक्सिमम सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और डायरेक्टर में मैक्सिमम जो डायरेक्टर होते हैं वो 15 होते हैं, ठीक है। फिर है आपके अंश प्रमाण पत्र, बता दिया होगा मैंने। अंश प्रमाण पत्र बता दिया था क्या? अंश प्रमाण पत्र क्या होता है? देखो, प्रमाण पत्र आ गया, अब आपको बना के लिखना है। एक ऐसा सर्टिफिकेट, एक ऐसा प्रमाण पत्र जो अंशधारी के स्वामित्व को दर्शाता है। एक ऐसा प्रमाण पत्र जो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, और ये उस कंपनी के अंशधारी के स्वामित्व को दिखाता है। जो चरित्र प्रमाण पत्र, जो चरित्र दर्शाने वाला प्रमाण पत्र, बोर्ड सर्टिफिकेट जो बोर्ड जारी करता है, वैसे अंश के स्वामित्व को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र। इसमें क्या होता है? ये एक सर्टिफिकेट होता है, यह अंशधारी का नाम आ जाता है, कितने संख्या उसने कितने शेयर ले रखे हैं वो आ जाता है, और कंपनी की सील लगी हुई हो जाती है। अंशधारी का नाम, पता, उसके द्वारा धारित किए गए अंश लिखोगे क्या? याद हो गया क्या? एक ऐसा प्रमाण पत्र जो कंपनी की सील के साथ जारी किया जाता है, इसमें अंशधारी के स्वामित्व को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? अंशधारी के स्वामित्व को दर्शाता है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है? अंशधारी का नाम, पता, अंशों की संख्या और कंपनी की सील, शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है। समझ गए क्या? ठीक है। ये तो जानते हो, एक सार्वजनिक कंपनी के प्रबंध संचालक को शुद्ध लाभ का कितना दिया जाता है? देखो, मैं आपको पारिश्रमिक का वैसे टॉपिक करवा चुका शायद, या नहीं करवाया? शायद अब रिकॉर्डिंग में हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ शायद, आपको करा दिया था मैंने। तो एक बार मैं बता देता हूं आपको पारिश्रमिक कितना है वो देखें। सबसे पहले अगर आपके फुल टाइम है, फुल टाइम डायरेक्टर का 1 है तो अधिकतम 5%। फुल टाइम डायरेक्टर अगर 1 है तो 5% अधिकतम। 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तो फुल टाइम डायरेक्टर का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 तक बांट लेंगे वो। फुल टाइम डायरेक्टर का कमीशन जो रेम्यूनरेशन है 5% होगा। 1 से अधिक है फुल टाइम डायरेक्टर तो 10% होगा। 1 है तो 5%, 1 से ज्यादा 10% बांटते रहेंगे। फिर अगर अब मैं ले रहा हूं पार्ट टाइम डायरेक्टर का, किसका? पार्ट टाइम डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन। अगर फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो इसको 3% दिया जाएगा। ये अकेला, ये केवल पार्ट टाइम डायरेक्टर ही संभाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्ट टाइम डायरेक्टर 1 है, पार्ट टाइम डायरेक्टर कितने भी है लेकिन फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कंपनी को केवल और केवल पार्ट टाइम डायरेक्टर ही संभाल रहे हैं, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को 3% दिया जाएगा। किसका? शुद्ध लाभ का 3%। और फुल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी है तो पार्ट टाइम वाले को, फुल टाइम भी है
तो पार्ट टाइम वालों को 1%। अगर आपसे ये पूछ ले कि अधिकतम पारिश्रमिक बताइए तो आप लिखेंगे 11%। कैसे? फुल टाइम वालों का 10 दिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, और फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम वाले रहेंगे तो 1% दिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फुल टाइम ये आपके मैनेजरियल का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे 11%, 11%। ठीक है। फिर आपके ये कह रहा है एक व्यक्ति कितनी कंपनियों का संचालक हो सकता है? ध्यान रखना, एक व्यक्ति एक ही समय में 20 से ज्यादा कंपनियों में संचालक नहीं हो सकता। इसका मतलब 20 कंपनियों तक को संभाल सकता है। एक व्यक्ति कितनी कंपनियों का संचालक हो सकता है? 20 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 20 का। एक व्यक्ति 20 कंपनी संभाल सकता है, 20 कंपनी में संचालक हो सकता है। समझ गए? इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समतांश क्या होते हैं, इक्विटी शेयर किसे कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं। इसको थोड़ा नियंत्रण में कर ले। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? तो आंसर आया था ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। कंपनियां दो ही थी, प्राइवेट और पब्लिक। तो जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट, और जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक। तो अंश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। कौन कौन से? समतांश और पूर्वाधिकार अंश। अंश दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ ले समतांश किसे कहते हैं, कौन से होते हैं, तो आप लिखना ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते। वो क्या लिखोगे? ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते, वो कौन से होते हैं? और अगर पूछ ले पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे अंश जो समतांश नहीं होते। बिल्कुल सही है। निजी कंपनी कौन सी होती है? तो ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी नहीं होती। और सार्वजनिक कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं होती। समझ गए? ये बहुत अच्छे माने जाते हैं ये। हाँ, फिर अगर आप थोड़ा और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि समता अंशधारी वास्तविक मालिक होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है। ये आप लिखना चाहें तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप किसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो समतांश का भी बता दिया मैंने आपको, अधिमान अंश का भी बता दिया, पूर्वाधिकार का मैंने आपको, निजी कंपनी का अर्थ भी बता दिया और सार्वजनिक कंपनी का अर्थ भी बता दिया। 2 नंबर में इतना ही लिखा जाता है, इससे ज्यादा लिखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। कार्यावली एजेंडा मैंने बता दिया। एजेंडा का मतलब आप जानते हैं। एक होता है प्रॉक्सी, क्या होता है? प्रतिपुरुष क्या होता है? प्रतिपुरुष, इसका मतलब है मैं किसी, सुन लो, मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूं और मुझे वोट देने जाना चाहिए था। आज कोई मीटिंग है जहां वोट देना है, तो मैं मेरी तरफ से इसको अपॉइंट करके भेज देता हूं लेटर, पहले परमिशन लेके लेटर लिख के कि मेरी जगह मेरी तरफ से ये वोटिंग करेगा। उसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। इंग्लिश में प्रॉक्सी, हिंदी में प्रतिपुरुष। तो क्या लिखेंगे? प्रॉक्सी वह व्यक्ति है जो कंपनी के किसी सदस्य द्वारा अपनी ओर से अपने निर्देशानुसार कंपनी की सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए ऑथोराइज किया जाता है। वापस सुनो, आपको कहीं कंपनी की जनरल मीटिंग में जाना है, वहां उपस्थित होना है, वोट देना आपको, आप नहीं जा पा रहे, तो आपने किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया? ऑथोराइज कर दिया। उसे हम कहते हैं प्रतिपुरुष। वो दूसरा व्यक्ति प्रतिपुरुष कहलाएगा। क्या लिखेंगे आप? प्रोक्सी वह व्यक्ति है जो कंपनी के किसी सदस्य द्वारा सभा में, कंपनी के किसी सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि वो कंपनी की सभा में उपस्थित रह सके और मतदान कर सके। मतलब अपनी तरफ से अपॉइंट करना क्या कहलाता है? प्रतिपुरुष कहलाता है। ठीक है। सभा में मूल प्रस्ताव क्या होता है? तो मूल प्रस्ताव का मतलब है जो सभा के समक्ष विचार और निर्णय के लिए रखा जाता है, वो मूल प्रस्ताव होता है। और उसमें कुछ करेक्शन किए जाते हैं तो मूल प्रस्ताव में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, लिख लोगे?
एक क्वेश्चन आता है कि कंपनी का अन्वेषण क्या है। अब अन्वेषण एक अजीब प्योर हिंदी का वर्ड रह गया, इंग्लिश में इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं जांच, कंपनी की जांच करना, चेकिंग करना। अब जांच से फटाफट याद आ जाएगा कि कंपनी के अन्वेषण से तात्पर्य कंपनी के कार्यकलापों की जांच से है। अन्वेषण से तात्पर्य कंपनी के कार्यकलापों की जांच से है। किससे है? कंपनी के कार्यकलापों की जांच से है। मतलब अन्वेषण कार्य क्या क्रियाएं कर रही है। अब कार्यकलाप में क्या आते हैं? इसमें कंपनी के सभी पहलुओं की जांच सम्मिलित है। इसमें कंपनी के सभी पहलुओं की जांच सम्मिलित है। इसमें कंपनी के यूं शॉर्ट में लिख दिया मैंने सी, सभी पहलुओं की जांच सम्मिलित। अब सभी पहलू में क्या आ जाते हैं? वित्तीय विवरणों की जांच, मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट की जांच हो गई, स्वामित्व की जांच, ट्रांजैक्शन की जांच करना, ऋण पत्रधारियों की जांच करना। मतलब सभी में क्या क्या आ गया देखो, कंपनी के लाभ हानि, स्वामित्व, लाभ हानि, ओनरशिप, ठीक है, लाभ हानि की जांच कर लेंगे, ओनरशिप की जांच कर लेंगे, और किसकी जांच करेंगे? ऋण पत्रों की जांच कर लेंगे, अंशों की जांच कर लेंगे, लेन देन की जांच कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट की जांच कर लेंगे, अनुबंधों की जांच कर लेंगे। तो P&L की, ओनरशिप की, फिर आपके लेन देन, ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिबेंचर, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, कुल मिलाकर उसका इंस्पेक्शन करना। याद हो गया क्या? इन्वेस्टिगेशन से तात्पर्य कंपनी के कार्यकलापों की जांच से। इसमें कंपनी के सभी पहलुओं की जांच सम्मिलित है, जिसमें लाभ हानि की, ओनरशिप की, ट्रांजैक्शन की, इन्वेस्टमेंट की, शेयर की, डिबेंचर की, कॉन्ट्रैक्ट जितने भी के, उन सब की जांच इसके अंदर आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपनी का अन्वेषण कहते हैं। ठीक है। एक शोधन क्षमता की घोषणा करवा दिया था क्या? फिर भी बता देता हूं। शोधन की क्षमता, जब कंपनी कौन से ऐच्छिक समापन की ओर जाती है, अगर कंपनी अपना ऐच्छिक समापन करती है तो कंपनी अपनी शोधन क्षमता का विवरण देती है कि हमारे कोई कर्जा नहीं है। अगर मान लो हमारे पास कर्जा है तो हमारे इतना कर्जा है और इतनी हमारे पास एसेट्स है, हम चुकाने में समर्थ हैं, हमारी पेइंग कैपेसिटी है, उसे हम कहते हैं कंपनी की शोधन क्षमता। समझ गए क्या? वापस सुनो। शोधन क्षमता से तात्पर्य जब कंपनी स्वैच्छिक समापन की ओर जाती है तो कंपनी के संचालक अपनी शोधन क्षमता का एक शपथ पत्र देते हैं। दो केस कि एक तो होता है कि हमारे कोई कर्जा नहीं है, तो हम लिख कर दे देते हैं कि इस स्थिति को हमारे कोई कर्जा नहीं है, हमने सारा कर्जा चुका दिया, हमारा एफिडेविट है, शपथ पत्र है। दूसरा, अगर कर्जा है तो हमारे इतना कर्जा है, इतनी हमारे पास एसेट्स है, हमारे इतना कर्जा है और इतनी हमारे पास एसेट्स है, वो दोनों चीज लिख कर दे देते हैं। इसे हम कहते हैं शोधन क्षमता। ये कब दिया जाता है? जब कंपनी ऐच्छिक समापन, वॉलंटरी डिसॉल्व की तरफ जाती है। किसकी तरफ? वॉलंटरी, ऐच्छिक समापन। ये शोधन क्षमता का प्रमाण पत्र कौन देता है? संचालक मंडल देते हैं। एक तरह से ये क्या होता है? शपथ पत्र होता है। समझ गए? लैंग्वेज बना सकते हो। 3 लाइन। एक ऐसा शपथ पत्र जो कंपनी के संचालकों द्वारा खुद की शोधन की क्षमता के बारे में दिया जाता है, जिसमें 2 स्थितियां होती है। या तो वो बताते हैं कि हमारे कर्जा नहीं है, हमने कर्जा चुका दिया है, या फिर कर्जा है तो वो बताते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं, हम चुकाने की स्थिति में हैं। ठीक है।
और ये कब दिया जाता है? जब कंपनी ऐच्छिक समापन की तरफ जाती है। ये होता है कंपनी की शोधन क्षमता। सूचना मतलब जो मीटिंग लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, इसको कोरम बोलते हैं। यही है क्या? स्पेलिंग देखना, RUM, कोरम ऑफ मीटिंग। देखो सभा की सूचना, मान लो आप सभा की सूचना दे रहे हैं। अब सभा की सूचना देंगे तो उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, विषय सामग्री क्या होगी? एक तो आप कभी भी किसी को सभा की सूचना दोगे, जैसे शादी के कार्ड भी देते हैं, तो जगह का जगह बताते हैं कि जगह क्या होगा, किस तिथि को, सभा का समय क्या रहेगा, सभा में किस कार्यों पर विचार किया जाएगा, और सभा की प्रकृति क्या रहेगी। और इसके अलावा आपके प्रत्येक सूचना में उपस्थित और प्रोक्सी फॉर्म होगा। मतलब आप यूं कह सकते हैं, पहला कि स्थान सभा कहां होगी, समय, स्थान, समय और तिथि, सभा का कार्य, सभा के कार्य किस पर, क्या टॉपिक क्या रहेगा ना, किन कार्यों पर चर्चा की जाएगी। और तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है सभा की प्रकृति। ये सभा की प्रकृति, ठीक है, ये तीन रहेंगे। इसके बाद प्रत्येक सूचना में सभा उपस्थिति पत्र तथा प्रोक्सी, प्रोक्सी जानते हो, प्रोक्सी फॉर्म रहेगा। उपस्थिति पत्र और प्रोक्सी फॉर्म कि कोई नहीं आ सकता तो अपनी तरफ से किसको भेजेगा, अभी बताया ना मैंने, प्रोक्सी, प्रतिपुरुष। तो उसके साथ क्या रहेगा, एक तो उपस्थिति पत्र और प्रोक्सी फॉर्म। अब ये प्रोक्सी हिंदी में अच्छा नहीं रहता ना, प्रतिपुरुष का फॉर्म रहेगा, ताकि जो नहीं आ सके उसके साथ वो भर दें। जो उपस्थित रहने वाले खुद का बता दें, और नहीं आ सके वो अपनी जगह किसको भेज रहे हैं उसका बताते हैं, लिख दें। वो होता है आपके सभा की सूचना, कोरम। वापस सुनो, जब हम सभा की सूचना देते हैं, इसको इंग्लिश में कोरम बोलते हैं, तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है, किस स्थान पर सभा होगी, किस डेट को, किस समय, किस स्थान पर, किस डेट को, किस समय, किस स्थान पर, कार्य क्या रहेंगे और प्रकृति क्या रहेगी। ठीक है, साथ में प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति रजिस्टर दे देंगे। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन है। कुछ छोटे क्वेश्चन जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उनके अंदर आ जाएंगे। कई बार बड़े क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो छोटे क्वेश्चन अपने आप ही साथ में हो जाते हैं। तो आप आज इनको रीड करना, आज या कल अपलोड कर देंगे इनको, और मैक्सिमम शेयर करो ताकि 27 तारीख को मैं लाइव क्लासेज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस करवा दूं, किसी की प्रॉब्लम हो तो सोल्व करवा दूं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, टेस्ट लिख दिया मैंने। इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको कंपनी की परिभाषा बतानी है। सबसे पहला काम है कंपनी की परिभाषा बताना, और उसके बाद उसकी विशेषताएं बताना। तो एक काम करना, परिभाषा 2-3 याद करना, मैं आपको एक बता रहा हूं, परिभाषा से विशेषताएं बना लेना। और या फिर मैं एक ट्रिक बता देता हूं, एक लाइन से याद करवा देता हूं। तो सबसे पहले जो आप डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, वो लिखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। अब देखो, कंपनी अधिनियम ने किसको कंपनी माना है? ठीक है, इसमें है कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम या पहले के किसी अधिनियम के अंदर समामेलन हुआ है। कंपनी से आशय, कंपनी अधिनियम में आप क्या लिखेंगे, कंपनी से आशय यहां तक तो वही कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। फिर कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी या ऐसी संस्था से है जिसका इस विधान
मतलब संविधान, कंपनी अधिनियम, इस विधान में या इससे पूर्ववर्ती अधिनियम में या विधान में समामेलन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। कोई भी संस्था जिसका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन हुआ है, चाहे 2013 वाले में या उससे पहले वाले में। 2013 से पहले 1956 कंपनी अधिनियम चलता था। अब मान लो मेरी कंपनी मैंने 2001 में रजिस्टर्ड करवाई, मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2001 में हुआ, तो 2013 तो बाद में आया है, तो 1956 में रजिस्टर्ड हो गया। तो कोई भी ऐसी संस्था जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट के अनुसार हुआ है, कोई भी ऐसी संस्था जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट में हुआ है, चाहे वो 2013 में हुआ है, चाहे वो 1956 में हुआ है, उस संस्था को हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। समामेलन, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब एक दो डेफिनेशन आप और लिखना, मैं इसकी विशेषताओं पे आता हूं। तो विशेषताएं एक दो तो आपको इसमें क्वेश्चन में मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने एक लाइन बनाई है, जल्दबाजी में बनाई है थोड़ी, बाद में अगली बार तो और अच्छी बना दूंगा। देखो, इसमें आप एक लाइन याद रखना, कृत्रिम व्यक्तियों की समामेलित संस्था। कंपनी क्या है? एक तरह से कृत्रिम व्यक्तियों की समामेलित संस्था जिसका पृथक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी। अब पृथक में भी दो नाम आ जाएंगे, अस्तित्व में भी दो आ जाएंगे। ठीक है, पृथक अस्तित्व व एल स्क्वायर शेयर शेयर व सील से ट्रांसफर की कैपेसिटी की संख्या के आधार पर कैपेसिटी, संख्या के आधार पर कैपेसिटी एम स्क्वायर एन बी होती है, एम स्क्वायर एन बी होती है। ये लाइन याद रखनी है, इसमें सारी आपकी फीचर्स है। कृत्रिम व्यक्तियों की समामेलित संस्था, कृत्रिम एक व्यक्तियों की समामेलित संस्था, पृथक अस्तित्व, एल स्क्वायर शेयर व सील से ट्रांसफर की संख्या के आधार पर कैपेसिटी एम स्क्वायर एन बी होती है। इसमें सारी फीचर्स। अब आप एन बी का मैं अगर वैसे करूं, कैपेसिटी एम स्क्वायर नाम व बिजनेस होता है, लिख दो एम स्क्वायर नाम व बिजनेस होता है। याद कर लोगे। एक कृत्रिम संस्था है, क्या है? कृत्रिम संस्था है, व्यक्तियों की समामेलित संस्था है, और एक बार लिखना सिर्फ समामेलित संस्था। कंपनी एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएट है, व्यक्तियों की इनकॉर्पोरेट एसोसिएट है। एक बार तो सिर्फ समामेलित संस्था, दूसरी बार व्यक्तियों की समामेलित संस्था। पृथक से दो है, दो क्या है पृथक से? एक तो इसकी पृथक संपत्तियां होती है, खुद की संपत्तियां होती है। दूसरा पृथक से क्या है? पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। पृथक संपत्तियां होती है और पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक है, तो पृथक का तो एक ही रख लेते हैं। पृथक संपत्तियां होती है
पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और स्थायी अस्तित्व होता है, परपेचुअल सक्सेशन। पृथक वैधानिक अस्तित्व, पृथक संपत्तियां, पृथक वैधानिक अस्तित्व और स्थायी अस्तित्व, मतलब किसी सदस्य की मृत्यु होने से कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एल स्क्वायर का मतलब होता है एक तो लिमिटेड लायबिलिटी और एक लीगल लायबिलिटी। दायित्व सीमित होता है और वैधानिक दायित्व होता है। एल का मतलब क्या हो जाएगा, देखो एल का एक तो हो जाएगा लीगल लायबिलिटी, वैधानिक, लीगल लायबिलिटी मतलब वैधानिक दायित्व, और दूसरे एल का मतलब हो जाएगा क्या, लिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। फिर आपके शेयर कैपिटल, कंपनी की पूंजी अंश पूंजी होती है, कंपनी शेयर में काम करती है। कंपनी अपनी सील्स के साथ काम करती है, कंपनी की अपनी सार्व मुद्रा होती है। सील मतलब सार्व मुद्रा, जानते हो ये तो, या लिखवाऊं, ठीक है। कंपनी के शेयर ट्रांसफर की बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर पर रोक होती है, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर पर रोक होती है, और पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफर आराम से किए जा सकते हैं। संख्या आप जानते हो, शेयर होल्डर की संख्या एक प्राइवेट कंपनी में कितने, 2 से 200, और एक पब्लिक कंपनी में 7 से अंशों की संख्या तक, ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगी। फिर कैपेसिटी, काय की कैपेसिटी, अनुबंध करने की क्षमता, एक कंपनी में अनुबंध करने की क्षमता होती है, एक कंपनी में अनुबंध करने की क्षमता होती है। फिर एम स्क्वायर का मतलब होता है कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। पहले एम का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट, पहले एम का मतलब, दूसरे एम का मतलब मेजॉरिटी। कंपनी में कोई भी डिसीजन जो होता है वोटिंग पावर से होता है, और मेजॉरिटी जिसके पक्ष में ज्यादा मत होते हैं, मेजॉरिटी तो जानते हो ना क्या, वो किसको बोलते हैं, मेजॉरिटी, बहुमत, मतलब बहुमत द्वारा शासन होता है। किसके द्वारा शासन होता है, बहुमत के द्वारा शासन होता है। और मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, ठीक है। फिर कंपनी अपने नाम से काम करती है। कंपनी किसका, वस्तु या सेवा में व्यापार करती, या तो वस्तुएं होगी कंपनी के पास और या सेवाएं होगी। ये आपकी कंप्लीट विशेषताएं। देखो, कृत्रिम व्यक्ति है, व्यक्तियों की समामेलित संस्था है, खुद समामेलित संस्था है। पृथक संपत्तियां, पृथक वैधानिक अस्तित्व और पृथक अस्तित्व और स्थायी अस्तित्व, पृथक अस्तित्व और स्थायी अस्तित्व। एल स्क्वायर का मतलब लीगल लायबिलिटी, कानूनी दायित्व, और लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। कंपनी की पूंजी शेयर में बटी होती है, अंश पूंजी कहलाती है। कंपनी अपनी सील से काम करती है। एक प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके शेयर के ट्रांसफर पर रोक होती है, जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर के ट्रांसफर रोक नहीं होती। संख्या 2 से 200 और 7 से शेयर की संख्या तक। और कैपेसिटी मतलब अनुबंध करने की क्षमता होती है। एम स्क्वायर मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, और कंपनी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं मेजॉरिटी मतलब बहुमत से लिए जाते हैं। कंपनी अपने नाम से काम करती है और कंपनी के पास या तो वस्तु का या सेवाओं का व्यापार होता है। 20 नंबर आ जाएंगे, अंदर आप लिख सकते हैं।